हेलो, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर 1 से भी ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए, पहला ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, दूसरा ऑप्शन है गिरफ्तारी पत्र, तीसरा ऑप्शन है निरंकुश शासन और चौथा ऑप्शन है मनसबदारी प्रथा। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर होगा निरंकुश शासन। क्या होगा इसका आंसर, निरंकुश शासन। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस टाइम में फ्रांस के राजा कौन थे, लुई सोलह थे। कौन थे, लुई सोलह थे। और वह एक है सो निरंकुश शासन था, ठीक है। मतलब लुई सोलह है सो एक निरंकुश शासन था। वह फ्रांस को 3 भाग में बांट दिया था। कौन कौन, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा जनता। वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग से मतलब टैक्स नहीं लेता था, केवल किसे टैक्स लेता था, जनता से लेता था। इससे जनता बहुत परेशान थी और इस शासन को क्या करना चाहता, फ्रांस से निकालना चाहती थी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, निरंकुश शासन। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, सेनापति, प्रधानमंत्री, फ्रांस में राजदूत और चौथा है गृह मंत्री। तो किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और काउंट काबूर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि गैरीबाल्दी पेशों से क्या था। गैरीबाल्दी पेशों से क्या था, तो क्या था, देखिए। पहला में है सिपाही, दूसरा में है किसान, तीसरा में है जमींदार और चौथा में है नाविक। तो क्या होगा आंसर, नाविक होगा आंसर। और गैरीबाल्दी भी है सो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो गैरीबाल्दी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गैरीबाल्दी को कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए, पहला ऑप्शन है 1864 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1866 में, तीसरा ऑप्शन 1870 में और चौथा ऑप्शन 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में हुई थी। और फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन क्या है, फ्रांस। तो आंसर क्या होगा इसमें, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो कौन था, हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है, फ्रांस को कि तुर्की को कि इटली को कि जर्मनी को, किस देश को कहा जाता है। तो तुर्की को है सो मतलब यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है। तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, किसने किया था यंग यूरोप की स्थापना। देखिए, ऑप्शन देखते हैं, गैरीबाल्दी ने किया था, नहीं। काबूर ने किया था, नहीं। मेजनी ने किया था, मेजनी ने किया था, हाँ। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने किया था।
बिस्मार्क ने किया था? नहीं। यंग इटली की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने किया था। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। और मेजनी है सो इटली के एकीकरण में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे इटली के एकीकरण का क्या कहता है? मसीहा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा हुआ था? तो किस युद्ध के द्वारा हुआ था? प्रासा डेनमार्क का युद्ध? नहीं, गलत है। सीडान का युद्ध? हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्रीमिया का युद्ध? नहीं, ये नहीं होगा। सेडोवा का युद्ध? ये भी नहीं हुआ। क्या आंसर होगा हमारा? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के द्वारा हुआ था? सीडान का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा पूरा हुआ था? तो सीडान का युद्ध। ठीक है, अगला बढ़े आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? क्या मतलब क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? देखिए, पहला आंसर है हैदर अली होगा? नहीं। दूसरा आंसर है सरार जंग होगा? नहीं। तीसरा टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान होगा। क्या होगा? टीपू सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा चौथा मतलब हमारा 10वां क्वेश्चन है, सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से था? तो देखिए आंसर, इटली के एकीकरण से था? नहीं। इंग्लैंड के एकीकरण से था? नहीं। अमेरिका के एकीकरण से था? नहीं। तो किस एकीकरण से था? जर्मनी के एकीकरण से था। किसके एकीकरण से था? जर्मनी के एकीकरण से था। ठीक है, किस देश के एकीकरण से था? तो जर्मनी के एकीकरण से था। आगे बढ़े, बढ़ते आगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जॉलबेरिंग एक संघ था? क्या जॉलबेरिंग है सो एक संघ था? देखते हैं हम, ये क्या था? व्यापारिक संघ था? नहीं। राजनीतिक संघ था? नहीं। सांस्कृतिक संघ था? नहीं। तो क्या था? आर्थिक संघ था। जॉलबेरिंग क्या था? एक आर्थिक संघ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था? नहीं। नेपोलियन ने किया था? नहीं। हिटलर ने किया था? नहीं। तो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जब जर्मनी में आया तो यह कहा कि जर्मनी का एकीकरण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम रक्त और लौ की नीति का नहीं अपनाएंगे, तब तक ऐसे जर्मनी का एकीकरण नहीं पूरा हो सकता है। ठीक है, बिस्मार्क ने जब आया तो क्या कहा कि जब तक हम रक्त और लौ की नीति का मतलब रक्त और लौ की नीति को नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसे जर्मनी का एकीकरण नहीं पूरा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1848 का यूरोपीय क्रांति में यूरोप का कौन सा देश शामिल था? 1848 के यूरोपीय क्रांति में यूरोप का कौन सा देश शामिल था? तो कौन सा देश शामिल था? स्विट्जरलैंड शामिल था? नहीं। फ्रांस शामिल था? नहीं। हंगरी शामिल था? नहीं। ऑस्ट्रेलिया शामिल था? हाँ, ऑस्ट्रेलिया शामिल था। कौन शामिल था? ऑस्ट्रेलिया शामिल था। ठीक है, सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, नेपोलियन ने जर्मनी के कितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ की स्थापना की?
नेपोलियन ने जर्मनी के कितने छोटे छोटे राज्य को मिलाकर राइन महासंघ की स्थापना की? तो कितने? 38 नहीं, 40 नहीं, 41 नहीं, तो कितने किए थे? 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ की स्थापना किसी किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन जब जर्मनी में आया तो वह देखा कि जर्मनी कितने भागों में बटा हुआ था। तो जर्मनी है सो 300 राज्य में बटा हुआ था। कितने राज्य में बटा हुआ था? 300 राज्य में बटा हुआ था। तो नेपोलियन ने कहा कि झूठो मूठो के इतना मतलब बड़ा राज्य में बांट दिया है, तो इसको क्या कहा? 39 राज्य को इसमें से 39 राज्यों को इसमें से 300 राज्य में से 39 राज्यों को मिलाकर बांट दिया 39 राज्यों में। ठीक है, 300 राज्यों को 39 राज्यों में क्या किया? बांट दिया। किसने बांट दिया? तो नेपोलियन ने बांट दिया। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? राइन महासंघ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? राइन महासंघ कहते हैं। आगे बढ़ते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन का जन्म 1769 में किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन का जन्म 1769 में किस द्वीप पर हुआ था? किस द्वीप पर हुआ था? सेंट हेलेना द्वीप पर नहीं, एल्वा द्वीप पर नहीं, वाटरलू द्वीप पर नहीं, तो किस द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर। किस द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर। नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ठीक है, सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काबूल कौन था? काबूल है सो कौन था? जर्मनी का राजा था? नहीं। इटली का राजा था? नहीं। जर्मनी का मंत्री था? नहीं। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। काबूल है सो कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। और इटली के एकीकरण में काबूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसको कहा गया है? काबूल को कहा गया है। किसको कहा गया है? काबूल को। इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ किसको कहा गया है? काबूल को कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का वादक कौन था? इटली के एकीकरण का वादक कौन था? तो कौन था? मतलब इंग्लैंड था? नहीं। फ्रांसा था? नहीं। रूस था? नहीं। तो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। इटली के एकीकरण का वादक कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, सबको क्लियर है? क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध है सो किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच हुआ था? नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच हुआ था? नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच हुआ था? नहीं हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध है सो किसके किस बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। और सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध है सो कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अगला बढ़ते क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था? नहीं। 1818 में हुआ था? नहीं। 1815 में हुआ था? ये वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और वियना सम्मेलन मतलब 1800 कब हुआ था? 15 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध था? मेजनी का संबंध किससे था? तो लाल कुर्ती सेना से था? नहीं। इंग्लैंड से था? नहीं। प्रसा से था? नहीं। किससे था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से था। और इटली के एकीकरण में भी मेजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इटली के एकीकरण में मेजनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रैनर कौन था। अगला क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रैनर है सो कौन था। एक लेखक था? नहीं। एक कवि था? नहीं। एक सम्राट था? नहीं। एक दार्शनिक था। कौन था? एक दार्शनिक था। अर्नस्ट रैनर है सो कौन था? एक दार्शनिक था। ठीक है, एक दार्शनिक था। एक दार्शनिक था, सॉरी, एक दार्शनिक था। अर्नस्ट रैनर कौन था? एक दार्शनिक था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नौ गुल्फ आंदोलन है सो कहाँ हुआ था। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ हुआ था। जर्मनी में हुआ था? नहीं हुआ था। फ्रांस में हुआ था? नहीं हुआ था। ब्रिटेन में हुआ था? नहीं हुआ था। तो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, सबको क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो कितने युद्ध किए थे देखते हैं। 2 युद्ध किए थे? नहीं। 4 युद्ध किए थे? नहीं। 5 युद्ध किए थे? नहीं। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। और बिस्मार्क जब जर्मनी में आए तो बोले कि जब तक हम रक्त और लौ की नीति को नहीं अपनाएंगे तब तक ऐसे जर्मनी का एकीकरण नहीं पूरा हो सकता है। समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम लग जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम लग जाती है। किसने कहा था? ऑप्शन देखते हैं। नेपोलियन ने कहा था? नहीं। हिटलर ने कहा था? नहीं। गैरीबाल्डी ने कहा था? नहीं। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। और मेटरनिक की यह बात है सो सत्य भी हो गई थी। तो कैसे सत्य हो गई थी? जब 1830 की जुलाई क्रांति हुई थी तो उसमें वो क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और उस जब 1830 की जुलाई क्रांति हुई तो वो केवल फ्रांस में ही उसका प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी उसका प्रभाव पड़ा। 1830 की जब जुलाई क्रांति हुई थी तो केवल फ्रांस में उसका प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा। इसलिए मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोपियों को क्या लग जाती है? सर्दी जुकाम लग जाती है, क्योंकि यूरोप के अन्य देशों में भी 1830 की जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। 3 कोड है? नहीं। 4 कोड है? नहीं। 7 कोड है? नहीं। कितने कोड है? 5 कोड है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? 5 कोड है। सबको क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालस्वाद कानून किस वर्ष पास हुआ। कालस्वाद कानून है सो किस वर्ष पास हुआ। तो किस वर्ष पास हुआ, हम ऑप्शन देखते हैं। 1820 में हुआ था? नहीं हुआ था। 1821 में हुआ था? नहीं हुआ था। 1822 में हुआ था? नहीं हुआ था। 1819 में हुआ था। कालस्वाद कानून से किस वर्ष पास हुआ? तो 1819 में हुआ। ठीक है, सबको क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण के पूर्व, जर्मनी के एकीकरण के पूर्व जर्मनी कितने भाग में विभक्त था। जर्मनी के एकीकरण के पूर्व जर्मनी है सो कितने भाग में विभक्त था। तो हम ऑप्शन देखते हैं। एक भाग में विभक्त था, यानी कितने भाग में जर्मनी बटा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व है सो जर्मनी कितने भाग में बटा हुआ था। तो एक भाग में बटा हुआ था? नहीं। 2 भाग में बटा हुआ था? नहीं। 4 भाग में बटा हुआ था? नहीं। कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। सबको क्लियर है? ठीक है, हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने, सॉरी वही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन कराए हुए है ना, वही क्वेश्चन आ गया कि वही फिर भी देख लेते हैं।
फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम लग जाती है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो मेटरनिक साहब ने कहा था। किसने कहा था? मेटरनिक साहब ने कहा था। ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम कराए हुए हैं। हाँ, हमारा अगला ये क्वेश्चन है 32 नंबर। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए थे? बिस्मार्क जी है सो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए थे? किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए थे? पहला हमारा ऑप्शन है रूस की, नहीं। अंस्ट की, नहीं। जैकब की, नहीं। हिगेल की, यस। बिस्मार्क है सो किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुए तो हिगेल के। किसके? हिगेल के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। लुई फिलिप ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? लुई फिलिप ने ऐसो किसे प्रधानमंत्री बनाया था? तो ओटो को, नहीं। लुई ब्लॉक को, नहीं। मेजनी को, नहीं। गीजो को, यस। लुई फिलिप ने ऐसो किसे प्रधानमंत्री बनाया था? तो गीजो को बनाया था। किसे प्रधानमंत्री बनाया था? गीजो को बनाया था। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ हुआ था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है सो किसके खिलाफ हुआ था? रूस, ऑप्शन देखते हैं। रूस के खिलाफ हुआ था, नहीं। इटली के खिलाफ हुआ था, नहीं। जर्मनी के खिलाफ हुआ था, नहीं। किसके खिलाफ हुआ था? तुर्की के खिलाफ हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम है सो किसके खिलाफ हुआ था? तो तुर्की के खिलाफ हुआ था, ठीक है। सबको क्लियर है? हमारे क्वेश्चन के देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी क्रांति के पहले क्या था? गैरीबाल्टी है सो क्रांति से पहले क्या था? क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। गैरीबाल्टी है सो क्रांति से पहले क्या था? तो नाविक था, ठीक है। और गैरीबाल्टी ने सो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और इटली के एकीकरण का मतलब तलवार किसे कहा था? तो गैरीबाल्टी को कहा था। इटली के एकीकरण का तलवार है सो किसे कहा था? गैरीबाल्टी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा था? गैरीबाल्टी को कहा जाता है। समझे सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया? बिस्मार्क ने किस राज्य के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया? तो देखते हैं। सिसिली के, नहीं। प्रासा के, यस। प्रासा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया। फ्रांस के नेतृत्व में नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में नहीं किया। किसके नेतृत्व में किया? प्रासा के नेतृत्व में सो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य किसको कहा जाता है? प्रासा को कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? तो प्रासा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य किसको कहा जाता है? प्रासा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रासा को कहा जाता है। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काबूल ने किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था? काबूल है सो किस युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था? तो किस युद्ध में दिया था? सेडान के युद्ध में, नहीं। सेडोवा के युद्ध में, नहीं। फ्रांसा के युद्ध में, नहीं। किस युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में सो काबूल ने फ्रांस का साथ दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा है सो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, नहीं। प्राग की संधि, नहीं। गैंस्टीन की संधि, नहीं। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो
1789 में हुई थी। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1789 में हुई थी। 1789 में हुई थी, सॉरी 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। अच्छा देखते हैं फिर से, फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। कब हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? 1871 में हुई थी। सबको क्लियर है? क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मन इटली के, ये क्वेश्चन थोड़ी है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा था? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को? नहीं। काबूल को? नहीं। गैरिबाल्डी को? नहीं। किसे कहा जाता है? मेजिनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है, ठीक है। और इटली के एकीकरण का मसीहा मेजिनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ किसको कहा जाता है? तो काउंट काबूल को कहा जाता है, ठीक है। समझे? ये तीनों ने सो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गैरिबाल्डी ने, काउंट काबूल ने और मेजिनी ने। याद है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा ऐसे क्वेश्चन समाप्त हुआ। पूरे 39 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर हम अगली क्लास में क्वेश्चन लेके आएंगे चैप्टर 2 का, इतिहास के चैप्टर 2 का। तब तक धन्यवाद।